नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम राजस्थान का इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं थी जैसे कालीबंगा, आहट, बैराट, गणेश्वर आदि सभ्यताओं का अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। देखिए दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश में से हमेशा सवाल आता है। आप पीछे के जो कोई भी एग्ज़ाम के पेपर देख लीजिए, उनमें गुर्जर प्रतिहार वंश का संबंधित आपको सवाल ज़रूर मिल जाएगा। तो आज हम अध्ययन करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। देखिए दोस्तों, यदि आपने जो पिछली वीडियोज़ राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल को प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस कीजिए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। साथ ही यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। हम अध्ययन करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में अपन अध्ययन करें तो डॉक्टर जो गोपीनाथ शर्मा है, उन्होंने बताया कि 6वीं से शताब्दी से के मध्य तक राजस्थान नाम का कोई राज्य नहीं था। देखिए ये बात कब है कि 6वीं शताब्दी के मध्य तक राजस्थान नाम का कोई राज्य नहीं था, यानी उस समय राजस्थान नाम से कोई राज्य नहीं था। उस समय क्या था कि एक मरु प्रदेश था, जो हम राजस्थान जिनको बोलते हैं, तो यहाँ पर एक मरु प्रदेश था और उस मरु प्रदेश का एक भाग था जिसका नाम गुजराता था, यानी गुजराता प्रदेश था। यानी राजस्थान के स्थान में मरु प्रदेश था और वहाँ मरु प्रदेश का एक भाग था गुजराता। देखिए, गुजराता कहाँ से कहाँ तक का भाग था। जो वर्तमान में जो जोधपुर है, ये जोधपुर से लेकर के और गुजरात के जो बीच का भूभाग था, जोधपुर जो मारवाड़ है, यहाँ से लेकर के जो गुजरात तक के बीच का जो भूभाग था, इसी को गुजराता बोलते थे। यानी ये गुजराता का संबंध एक क्षेत्र विशेष से, एक भूभाग से है। क्योंकि ये गुजरात के पास आ गया तो इस कारण से इसको गुजराता कहा गया, प्रदेश कहलाता था। फिर आगे देखिए, गुजराता प्रदेश पर प्रतिहार शासन कर रहे थे। अब देखिए, जो गुजराता प्रदेश था और वहाँ पे शासन कौन कर रहे थे? प्रतिहार वंश के लोग शासन कर रहे थे। इसी कारण से इन्हें क्या कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। क्योंकि गुर्जर शब्द कहाँ से लिया है? जो एक सेक्टर है, भूभाग है, वहाँ से लिया है। और प्रतिहार क्या है? प्रतिहार जो एक वंश है, एक शासन का वंश का नाम है। तो इन दोनों से मिलकर के क्या बना? गुर्जर प्रतिहार। इन दोनों से मिलकर के जो बना है गुर्जर प्रतिहार, इन्हीं को आज गुर्जर प्रतिहार के नाम से संबोधित किया जाता है। इसी में देखिए आप कि राजस्थान में प्रतिहारों की 2 शाखाएं थी। देखिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आप एक एक का पूरा ध्यान रखिए। मेरे स्वयं के द्वारा यह हस्तलिखित नोट्स है, आप दीजिए यहाँ, यानी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री ही मिलेगी। तो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की 2 शाखाएं थी। देखिए, राजस्थान से बाहर भी 2 शाखाएं थी, लेकिन यहाँ राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की 2 शाखाएं थी। एक का नाम था मंडोर। मंडोर वर्तमान में जोधपुर में है। यही प्रारंभिक राजधानी थी। किनकी? गुर्जर प्रतिहारों की पहली राजधानी का नाम क्या था? मंडोर। उसके बाद देखिए, एक राजधानी थी, जो एक शाखा थी, वो भीनमाल। और भीनमाल कहाँ पर है? ये जालोर जिले में है। तो राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की 2 शाखाएं, पहली मंडोर शाखा, दूसरी भीनमाल शाखा। इनके अलावा जो राजस्थान के अलावा जो और कई शाखाएं थी, उनमें हम बात करते हैं एक कनौज की शाखा भी थी। कनौज की शाखा भी थी।
और इसके अलावा कनौज के अलावा एक उज्जैन की शाखा भी थी। उज्जैन को भी राजधानी बनाया गया था। तो राजस्थान के जो बाहर अन्य राज्य में जो शाखाएं थी, एक उज्जैन थी, एक कनौज थी। उज्जैन अभी एमपी में है, आपको पता ही है, और कनौज ये फर्रुखाबाद यूपी, बहुत ही एक उपजाऊ क्षेत्र है। तो ये इनकी शाखाओं के बारे में बात हुई। अब यहाँ देखिए आप कि मंडोर गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक रजिल थे। जो मंडोर गुर्जर प्रतिहार वंश है उसके संस्थापक कौन थे? रजिल थे। और यह रजिल हरिश्चंद्र का पुत्र था। देखिए, मंडोर प्रतिहार वंश के संस्थापक रजिल, और रजिल किसका बेटा था? जो हरिश्चंद्र का पुत्र था, बेटा था। और रजिल का पुत्र था नागभट्ट प्रथम। देखिए, रजिल का पुत्र कौन था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, अभी अपन इसका आगे अध्ययन करेंगे। फिर देखिए आप, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः 6ठी से लेकर 10वीं शताब्दी तक रहा। देखिए, ये सवाल पहले पूछा जा चुका है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः 6ठी से 10वीं शताब्दी तक रहा था। और उत्तर पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार, अब देखिए यहाँ अंतर क्या है, ये देखिए आप कि उत्तर पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन 8वीं से 10वीं शताब्दी तक रहा। यहाँ गौर कीजिए आप कि प्रतिहार वंश का शासन 6ठी से 10वीं शताब्दी, लेकिन यहाँ आप देखिए उत्तर पश्चिम भारत में 8वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी तक रहा था। और जो मुख्य केंद्र था, देखिए हम उत्तर में आ गए, मुख्य केंद्र देखिए मंडोर वह भीनमाल था। और इनका गुर्जर प्रतिहारों का मुख्य केंद्र क्या था? मंडोर और भीनमाल था। बाद में देखिए, बाद में उज्जैन व कनौज को शक्ति का केंद्र बनाया गया। अभी देखो, हमने इनके बारे में चर्चा भी की है कि पहले मंडोर, फिर भीनमाल, और राज्य के बाद में उज्जैन और कनौज। फिर देखिए आप, मोहनोद नैन्सी के अनुसार प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी। ये देखिए आप, मोहनोद नैन्सी इतिहासकार था, उसके अनुसार प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी, जिनमें मंडोर प्रमुख थी। जो 26 शाखाएं थी उनमें जो प्रमुख शाखा थी वो कौन सी शाखा थी? मंडोर शाखा थी। मंडोर शाखा ही मुख्य शाखा थी इनमें 26 शाखाओं में। देखिए, ऐसे पूछा जा सकता है सवाल कि मोहनोद नैन्सी के अनुसार प्रतिहारों की कितनी शाखाएं थी? 26 शाखाएं थी। यही अपन आगे बात करते हैं कि चीनी यात्री ह्वेनसांग। देखिए, आपने चीनी यात्री ह्वेनसांग के बारे में हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में भी इसका अध्ययन किया था भीनमाल में भी अध्ययन किया था, और बैराट सभ्यता में भी अध्ययन किया था। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने, जिसको युआन च्वांग भी कहते हैं, भीनमाल की यात्रा की थी। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको बताया था बैराट की भी यात्रा की थी। तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी, देखिए ह्वेनसांग ने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी पिल्लोमोलो यानी भीनमाल को ही कहा था। भीनमाल बताए थे जिसको पिल्लोमोलो कहा था, या फिर उन्होंने बाड़मेर को भी बताया था, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से उन्होंने भीनमाल को ही बताया था। ये ह्वेनसांग के बारे में था। ह्वेनसांग आपको पता ही है, जो हर्ष के समय आया था, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, यहाँ वही अपना टॉपिक है कि बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, देखिए यहाँ पर देखो कौन सा, बादामी के, और नरेश कौन से? चालुक्य नरेश। पुलकेशिन द्वितीय था कि ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख अभिलेखित रूप में सर्वप्रथम हुआ था। अभिलेखित रूप से सबसे पहले इसमें हुआ था। यह देखिए आप, आभानेरी तथा राजौरगढ़। ये सवाल दोस्तों पहले पूछा जा चुका है, ये सवाल
सवाल कैसे पूछा गया था कंपटीशन एग्जाम में, ये मैं बता देता हूँ आपको कि आभानेरी तथा राजौरगढ़ यानी रायगढ़ किस काल के एक भव्य कस्बे थे, शहर थे। देखिए ये सवाल इस प्रकार से, आभानेरी और राजौरगढ़ किस काल के भव्य कस्बे थे, ये शहर थे। तो आभानेरी तथा राजौरगढ़ गुर्जर प्रतिहार काल के ही है। ये सवाल पहले पूछा जा चुका है। देखिए कहीं रिपीट बहुत होते हैं सवाल, जैसे आपने पिछले कंपटीशन के अंदर देखा है। तो जैसे जो एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है उसका अपने को विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहाँ अपन बात करेंगे R.C. मजूमदार अर्थात रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6ठी सदी से 12वीं सदी तक, देखिए ये सवाल भी पहले दोस्तों पूछा जा चुका है कि रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6ठी सदी से 12वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया। अर्थात अरब आक्रमणकारियों को यहाँ भारत में पैर नहीं जमाने दिए, अरब आक्रमणकारियों को खदेड़ने का काम किया। तो किन्होंने किया ये देखिए, गुर्जर प्रतिहारों ने किया था ये 6ठी सदी से लेकर के 12वीं सदी तक। यहाँ आगे देखिए प्रभाकर वर्धन ने गुर्जरों को परास्त किया था। ये सवाल भी पहले पूछा जा चुका है दोस्तों। जो ये इम्पोर्टेंट लिख रखे मैंने, ये सब रिपीट हुए सवाल है, बार बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। ये ऐसा था, गुर्जरों को किसने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन ने किया था। हर्षवर्धन ने गुर्जरों से भीनमाल छीना था। देखिए हर्षवर्धन ने गुर्जरों से किसको छीना था? भीनमाल को छीना था। आगे देखिए आप, गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का प्रारंभिक केंद्र मंडोर था। यह अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मंडोर, जो जोधपुर में है। तो गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का प्रारंभिक केंद्र मंडोर था। और देखिए मंडोर में भी जो चामुंडा माता का मंदिर है, यही प्रतिहारों की कुल देवी थी। तो सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रतिहारों की कुल देवी का क्या नाम है? इसका नाम चामुंडा माता है। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पे था, कहाँ पे है? मंडोर में है। तो प्रतिहारों की कुल देवी का नाम क्या था? कुल देवी का नाम चामुंडा माता ही था। प्रतिहारों की उत्पत्ति श्रीमाल, देखिए श्रीमाल जिसको बीनवाल भी कहते हैं, इसी सेक्टर से मानी जाती है। अब यहाँ देखिए अपन बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष की। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था? यहाँ एक शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, त्रि यानी तीन पक्षों का संघर्ष यानी युद्ध। 3 वंशों के मध्य में युद्ध हुआ था, 3 वंशों के मध्य में। और उन 3 वंशों में कौन कौन थे? एक तो थे प्रतिहार वंश था, दूसरा था पाल वंश और तीसरा था राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों वंशों के मध्य, शासकों के मध्य करीब 100 वर्ष तक संघर्ष चला था। बहुत लंबा संघर्ष चला, जिसको इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो देखिए प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज और पाल वंश के शासक धर्मपाल और राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव, इनके मध्य ये हुआ था। अपन इसको एक ट्रिक के, इनमें से सवाल ऐसे पूछा गया है पहले भी कि निम्नलिखित में से त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन नहीं थे यार, किस वंश का संबंध नहीं था। तो दोस्तों क्या होता है कि 3 विकल्प, 3 ऑप्शन ये दे देते हैं और चौथा कोई अन्य दे देते हैं। तो ये तीनों अपने विकल्प का ध्यान होना चाहिए कि प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश, इनके मध्य ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और यहाँ जो जिनके मध्य संघर्ष चला था मुख्य रूप से देखिए वत्सराज, धर्मपाल और ध्रुव प्रथम। तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से अपन याद कर सकते हैं, DVD। देखिए ट्रिक क्या होगी, DVD। डी का मतलब धर्मपाल पाल वंश का, देखिए पाल आ रहा है और पाल वंश में पाल आ रहा है, धर्मपाल। V का अर्थ समझिए आप, वत्सराज। और फिर D आया है,
इसका ध्रुव प्रथम। ये ध्रुव प्रथम किसका? राष्ट्रकूट वंश का। देखिए इनकी स्थिति क्या है। जब हम भारत के नक्शे की अपन जो बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे ये मैंने ऐसे बनाता हूँ एक बार कि यहाँ तो आ गया राजस्थान का जो कौन सा वंश? प्रतिहार वंश। और यहाँ दक्षिण की का जो वंश था दक्षिण का, ये राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश। और ये बंगाल में था पाल वंश। इन तीनों के मध्य यहाँ एक सेक्टर है फर्रुखाबाद यूपी के पास, जिसको बोलते हैं कन्नौज। कन्नौज बहुत ही यहाँ पे उपजाऊ सेक्टर था। तो इस कन्नौज को लेकर के प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के मध्य करीब 100 वर्ष तक ये संघर्ष चला था, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। तो यहाँ अपन देखते हैं, देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या हुआ था कि इस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से कन्नौज पर प्रतिहारों का शासन माना जाता है। देखिए अंतिम रूप से किनका शासन था त्रिपक्षीय संघर्ष में? अंतिम रूप से कन्नौज के ऊपर, क्यों कन्नौज को लेकर के ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। प्रतिहारों का शासन यानी अंतिम विजय प्रतिहारों की हुई थी। तो अंतिम विजय किसकी हुई? प्रतिहारों की। देखिए यहाँ मैंने नोट के रूप में आपको कुछ समझाया है कि नोट जो प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। देखिए संस्थापक की बात कर रहा हूँ, युद्ध की बात नहीं कर रहा। युद्ध में तो वत्सराज थे, धर्मपाल थे और ध्रुव प्रथम थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं संस्थापक। जो प्रतिहार वंश था उसका संस्थापक हरिश्चंद्र था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल है, बंगाल के पास का सेक्टर, पाल वंश गोपाल था। राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत में, जिसका संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग। तो ये तीनों यहाँ संस्थापकों की बात की गई, जबकि यहाँ जो ये बात हुई है ये त्रिपक्षीय संघर्ष की बात हुई है। आगे देखिए दोस्तों, धर्मपाल, वत्सराज, ध्रुव, जो त्रिपक्षीय संघर्ष चला था डीवीडी, धर्मपाल, वत्सराज, ध्रुव प्रथम, इनके मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। क्या कि सर्वप्रथम वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। अभी मैंने जैसे आपको भारत के नक्शा में ये एक सरसरी नज़र से बना करके मैंने आपको बताया था कि जैसे ये हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो कन्नौज था इसके ऊपर सबसे पहले जो आक्रमण किया था वत्सराज ने, कन्नौज पे सबसे पहले आक्रमण किया और अंतिम विजयी प्रतिहारों की हुई थी। वत्सराज किस वंश से था? प्रतिहार वंश से था और ये विजयी भी हो गया वत्सराज। फिर जब कन्नौज पे वत्सराज ने आक्रमण किया और विजयी हुए, फिर धर्मपाल जो पाल वंश का था उसने भी कन्नौज पे आक्रमण कर दिया। और कन्नौज पर उस समय कौन शासन कर रहे थे? वत्सराज। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्मपाल ने वत्सराज के ऊपर आक्रमण कर दिया, परंतु धर्मपाल क्या हुआ? पराजित हुआ। फिर क्या होता देखिए, फिर ध्रुव प्रथम ने वत्सराज पर आक्रमण किया और ये ध्रुव प्रथम क्या हुआ था? ध्रुव प्रथम वत्सराज को पराजित कर दिया। लेकिन इससे आगे भी ये संघर्ष जारी रहा था। जो अंतिम जो विजय की अपन बात करेंगे तो प्रतिहारों की ही बात करेंगे। यहाँ देखिए आप, अब बात करते हैं प्रतिहार वंश भीनमाल। देखिए यहाँ से और भी काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू हो जाता है। पहले वाले में से सवाल काफ़ी पूछे गए थे, लेकिन यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे गए। देखिए आप, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, अभी जो एग्ज़ाम हुए उनके अंदर भी आया है। इसके अलावा जो प्रतिहार वंश है उसमें भी हमेशा सवाल पूछा जाता है, एक सवाल मान के चलिए। तो अब हम अध्ययन करेंगे प्रतिहार वंश भीनमाल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए जो संस्थापक था ये हरिश्चंद्र था। प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र और प्रतिहार वंश का ये संस्थापक था कौन? हरिश्चंद्र। अभी अपन ने चर्चा भी की है। और हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। ठीक है, अपन भीनमाल की ओर जा रहे हैं। इससे पहले कुछ जानकारी जुटा रहे हैं कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र था। प्रतिहार वंश का संस्थापक यही था। उसकी राजधानी मंडोर थी
अब देखिए, जो संस्थापक होता है उसी को मूल पुरुष माना जाता है, उसको मूल पुरुष भी कहते हैं और उसको आदि पुरुष भी कहते हैं। देखिए, आदि का मतलब होता है शुरू, तो प्रतिहार वंश को शुरू किसने किया था? हरिश्चंद्र ने। तो आदि पुरुष भी यही होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा सांबर के चौहान वंश है, कि चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, तो उस समय आता है वासुदेव ने 551 ईस्वी में की थी, वही चौहान वंश का आदि पुरुष है। तो आदि का मतलब शुरू, शुरू यानी मूल रूप से किसने किया था। तो गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष बोल दीजिए, मूल पुरुष बोल दीजिए, या संस्थापक बोल दीजिए, या प्रतिहारों का गुरु बोल दीजिए। ये किसके लिए कहा गया है? हरिश्चंद्र के लिए कहा गया है। आगे देखिए आप, अब यहाँ तो देखिए बात क्या है कि यहाँ पे आया कि प्रतिहार वंश का संस्थापक, लेकिन अब बात आएगी वास्तविक संस्थापक। देखिए, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में अंतर क्या है कि जो संस्थापक यहाँ से शुरू हो गया था, लेकिन जो वास्तव में वंश को आगे बढ़ाया था, अपना क्षेत्र का विस्तार किया था, प्रतिहार वंश को बहुत फैलाया था, वो सबसे ज़्यादा किसने किया? नागभट्ट प्रथम ने। इस कारण से इतिहास में प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम को ही माना जाता है। तो संस्थापक पूछे तो हरिश्चंद्र, और वास्तविक संस्थापक पूछे वह प्रवर्तक यानी चलाने वाला, इसको और भी आगे बढ़ाया था, बहुत इसके समय प्रगति हुई थी। तो वास्तविक संस्थापक प्रतिहार वंश का नागभट्ट प्रथम था। ध्यान रखिए, देखिए नागभट्ट प्रथम 730 ईस्वी से 760 ईस्वी तक। देखिए ईस्वी जो सामान्यतः बहुत कम पूछी जाती है, जैसे कोई हिस्ट्री का ही हो लेक्चर वगैरह का एग्जाम तो एक अलग बात है, अन्यथा बहुत कम आती है। तो यहाँ पे जो सवाल है, आप ये वास्तविक संस्थापक और प्रवर्तक याद कर लीजिए, नागभट्ट प्रथम, और राजधानी भीनमाल को बनाया था। देखिए ये महत्वपूर्ण बात है कि भीनमाल को राजधानी किसने बनाया था। इससे पहले राजधानी जो हरिश्चंद्र की थी वो मंडोर थी, लेकिन यह बात क्या है कि भीनमाल को राजधानी किसने बनाया? नागभट्ट प्रथम ने। उज्जैन पर अधिकार कर और शक्ति का केंद्र बनाया था। देखिए ये सवाल पूछा जा चुका है दोस्तों कि उज्जैन पर अधिकार करके शक्ति का केंद्र किसने बनाया था? प्रतिहार वंश का कौन सा राजा था, कौन सा शासक था? यहाँ से करीब 2 सवाल पहले पूछे जा चुके हैं। एक सवाल तो ये कि उज्जैन पर अधिकार कर शक्ति का केंद्र यानी राज्य से बाहर भी किसने किया? नागभट्ट प्रथम। इसी कारण से तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, यानी राजस्थान से बाहर भी इन्होंने अपने वंश का प्रसार किया था, कई क्षेत्रों को जीता था, और इसका दरबार नागावलक का दरबार कहलाता है। देखिए नागावलक का दरबार किसका दरबार कहलाता है? नागावलक का दरबार किसका? नागभट्ट प्रथम का। तो ये देखिए नाग आ रहा है, इस कारण से नागावलक का दरबार किसका? नागभट्ट प्रथम का। इन्हें नागावलोक भी कहा जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति में देखिए, ग्वालियर प्रशस्ति में नारायण व मलेच्छों का नाश करने वाला, नारायण व मलेच्छों का नाश करने वाला किसको कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को ही कहा गया है। यह देखिए आप, नागभट्ट को देखिए राम का प्रतिहार रक्षा, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के गर्व का नाशक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक आदि विशेषताओं से विभूषित किया गया। किसको? नागभट्ट प्रथम को। देखिए इनकी ये उपाधियां हैं, क्या है? राम का प्रतिहार, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक, इंद्र के गर्व का नाशक, नारायण की मूर्ति का प्रतीक आदि से इसको संबोधित किया गया है। नागावलोक भी कहा गया है, और इसका दरबार है नागावलोक का दरबार कहलाता था। इसी कारण से ये वास्तविक संस्थापक हुए। और भी इनकी उपलब्धियां देखिए, इन्होंने अरबी आक्रमणों का सतत लगातार विरोध किया, और विरोध भी कैसा था? सफल रहा इनका। अरबी आक्रमणकारियों का इन्होंने लगातार विरोध किया था। किसने? नागभट्ट प्रथम ने। आगे देखिए अगला जो शासक है, यहाँ अपन बात करेंगे वत्सराज की। देखिए वत्सराज का पहले सवाल पूछा जा चुका है।
इसमें एक मैं आपको पहले एक जानकारी और बता देता हूँ। देखिए जो ये वास्तविक संस्थापक जो नागभट्ट प्रथम था, इन्होंने उज्जैन को राजधानी बनाया था, ये भी आप ध्यान में रखना। जैसे वैसे यहाँ मैंने लिख दिया है कि उज्जैन पर अधिकार को शक्ति का केंद्र बनाया, तो इन्होंने उज्जैन को राजधानी भी बनाया था। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उज्जैन को राजधानी किसने बनाया? नागभट्ट प्रथम ने। ये आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने राजधानी बनाया था। किसको? उज्जैन को राजधानी बनाया था। अक्सर क्या है कि ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये सवाल, तो आप इनका थोड़ा सा अध्ययन कर लें तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। अब अपन आगे थोड़ा फिर अध्ययन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए वत्सराज, वत्सराज के बारे में आप देखिए ये वत्सराज के बारे में जो पहले सवाल क्या पूछा गया है, इसका सवाल ईओ भर्ती परीक्षा में आया था। जो नगर पालिका में होता है ईओ, उस भर्ती परीक्षा में इसका सवाल दोस्तों पूछा गया था, ईओ भर्ती परीक्षा में। देखिए इसका 783 से 795 ईस्वी में कनौज पर पहली बार आक्रमण किया और विजयी हुए। देखिए कनौज पर पहली बार आक्रमण किया और उसी के साथ में ये क्या हुए? विजयी हुए थे ये। फिर यहाँ और देखिए आप, इन्हें रणहस्तिन, देखिए ये उपाधि ध्यान रखिए, इनके सवाल उपाधि के सवाल अक्सर बहुत बार पूछे जाते हैं, आप इनका थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि उपाधि के सवाल काफ़ी बार पहले भी पूछे जा चुके हैं जो अपन आगे अध्ययन करेंगे, तो थोड़ा आप विशेष इनके ऊपर ध्यान दें। देखिए इन्हें रणहस्तिन, और रणहस्तिन का मतलब क्या होता है? युद्ध का हाथी कहा जाता है। किसको? वत्सराज को युद्ध का हाथी कहा जाता है, वत्सराज को। रणहस्तिन वत्सराज, रणहस्तिन वत्सराज, 2-3 बार ऐसे आप इसको ढंग से याद कर लेंगे तो आराम से ये याद हो जाएगा, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आगे देखिए, ओसिया में महावीर स्वामी का मंदिर बनाया। ये सवाल ईओ भर्ती परीक्षा के अंदर पहले पूछा जा चुका है दोस्तों, ईओ भर्ती परीक्षा के अंदर, कि ओसिया में महावीर स्वामी का इन्होंने मंदिर बनाया था। देखिए यहाँ जब ओसिया की बात आती है तो मुझे एक सवाल और भी याद आ रहा है कि जो नागभट्ट प्रथम था, नागभट्ट प्रथम जो अपन अभी अध्ययन किया था, इन्होंने मेड़ता को नई राजधानी बनाया था। मेड़ता को नई राजधानी, यानी आपको मैं इस प्रकार से लिख दूं कि नागभट्ट प्रथम का यदि कोई एक सवाल और बनता है तो नागभट्ट प्रथम मेड़ता को नई राजधानी बनाया था। मेड़ता को नई राजधानी बनाया था किसने? नागभट्ट प्रथम ने। यहाँ पर बात कर रहे थे ओसिया, देखिए ओसिया में महावीर स्वामी का मंदिर किसने बनाया? ये ईओ भर्ती परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। फिर देखिए इनके समय उद्योतन सूरी ने कुवलय माला की रचना की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऐसे नहीं पूछा गया था। अक्सर सवाल ऐसे पूछा जाता है कि कुवलय माला की रचना किसने की थी? उद्योतन सूरी ने। अब यहाँ ये होता है कि किसके समय की थी? वत्सराज के समय। तो कुवलय माला जो पुस्तक है उसकी रचना करने वाले थे उद्योतन सूरी थे, उसकी रचना करने वाले। आगे देखिए, नागभट्ट द्वितीय के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए नागभट्ट द्वितीय के बारे में, कनौज को राजधानी बनाया, इन्होंने भी कनौज को राजधानी बनाया और कनौज को क्या किया था? जीता भी था। देखो कनौज को राजधानी बनाया। अब देखिए पहले हमने जो वत्सराज के बारे में पढ़ा था, उसने कनौज पर पहली बार आक्रमण ही किया था। देखिए यहाँ पे आप जैसे इसको देखिए, अपन यहाँ बात करते हैं कि कनौज को पहली बार आक्रमण किसने किया और विजयी हुए थे, वो ये वत्सराज था। लेकिन यहाँ राजधानी की जब बात आ जाए तो देखिए राजधानी की बात में आप, कनौज को राजधानी बनाया था। कनौज को राजधानी बनाया किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। अब ये सवाल आरपीएससी में पूछा गया है फिर दोस्तों कि देखिए परम भट्टारक महाराज धीराज
परमेश्वर की उपाधि किसको प्रदान की गई थी? ये सवाल था आरपीएससी के अंदर। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उपाधियों में से बहुत सारे सवाल यहाँ से पहले पूछे जा चुके हैं कि परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि नागभट्ट द्वितीय की, और 100 वर्षों से चले आ रहे, जो 100 वर्षों से संघर्ष चला आ रहा था, त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किया था। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त करने वाला कौन था? त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त करने वाला नागभट्ट द्वितीय था। जबकि देखिए वत्सराज ने इसको शुरू किया था, सबसे पहले उसने कनौज पे आक्रमण किया था, लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने जो 100 वर्षों से संघर्ष चला रहा था उसको समाप्त कर दिया था। और अंतिम रूप से जो विजयी हुए थे, ये कन्नौज के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले थे नागभट्ट, प्रतिहार वंशी थे, नागभट्ट द्वितीय था। इसका दरबार भी नागावलोक का दरबार कहलाता है। देखिए हमने नागभट्ट प्रथम के बारे में पढ़ा तो उसमें भी नागावलोक का दरबार ही बताया था, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, नागभट्ट प्रथम वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। दोनों की ये उपाधि है। और देखिए इन्होंने गंगा में जल समाधि ली थी। अंतिम समय देखिए इनका कैसे बीता था, नागभट्ट द्वितीय का गंगा में जल समाधि ली थी। गंगा याद रखना, नागभट्ट द्वितीय ने समाधि कहाँ ली थी? गंगा में समाधि ली थी। अब बात करेंगे हम मिहिर भोज। देखिए मिहिर भोज के बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं, और कौन कौन से किस प्रकार से सवाल आए, घूम करके सवाल आए, ये भी मैं आपको बताऊँ कि मिहिर भोज ये पूरा नाम नहीं लिखा हुआ था। जो एग्जाम में पूछा गया था उस समय लिखा था भोज प्रथम, तो अपन क्या याद करके जाते हैं मिहिर भोज, और वहाँ भोज लिखा होता है तो अपन क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाते हैं। देखिए भोज प्रथम या मिहिर भोज एक ही बात है, दोनों एक ही है। मिहिर भोज प्रथम रामभद्र का पुत्र था और इस्लाम विरोधी था। देखिए मिहिर भोज कौन था? इस्लाम का विरोधी था, और इन्हें पितृहंता भी कहा जाता है। देखिए पितृहंता किसको कहा जाता है? जो अपने पिता की हत्या कर देता है वो पितृहंता कहा जाता है। तो इन्होंने देखिए बहुत गलत काम किया था, अपने पिता की हत्या की थी, पितृहंता कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो सवाल, जो और भी सवाल पूछा गया, उपाधि आदि वराहा व प्रभास पाटन, ये सवाल टीचर भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है कि आदि वराह व प्रभास पाटन की उपाधियों से किन्हें विभूषित किया गया था, प्रतिहार वंश का शासक कौन था? तो ये मिहिर भोज प्रथम या भोज प्रथम, जिसको आदि वराह या प्रभास पाटन की उपाधि दी गई है। ये सवाल टीजीटी में पूछा जा चुका है। आगे देखिए इसकी जो मिहिर भोज प्रथम की जो जानकारी मिलती है वो देखिए आप, जानकारी इसकी कहाँ से जानकारी मिलती है? ग्वालियर शिलालेख से देखिए जानकारी मिहिर भोज प्रथम के बारे में। इसमें आदि वराह की उपाधि है। आदि वराह की उपाधि किसमें? ग्वालियर शिलालेख में। और दूसरी जो जानकारी मिलती है मिहिर भोज प्रथम के बारे में वो अरबी यात्री सुलेमान से। तो यहाँ सवाल ये बनता है कि मिहिर भोज प्रथम की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? स्रोत क्या है? एक स्रोत तो ग्वालियर शिलालेख, दूसरा स्रोत है अरबी यात्री सुलेमान से। दौलतपुरा अभिलेख में इनको प्रभास कहा गया है। देखिए आदिवरा और प्रभास पाटन की उपाधियाँ, आदिवरा तो ग्वालियर शिलालेख में है और दौलतपुरा अभिलेख में इनको प्रभास कहा गया है। मुद्राओं पर आदिवरा की उपाधि दी गई है। कश्मीरी कवि कल्हण, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कश्मीरी कविता कल्हण। कल्हण की राजतरंगिणी में मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन है। देखिए कल्हण का नाम इतिहास में कवियों में बहुत ही ख्याति प्राप्त है। तो यहाँ देखिए जो कश्मीरी कवि कल्हण था और कश्मीरी कवि कल्हण की जो पुस्तक थी राजतरंगिणी में मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसका शासन गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्ण काल था। देखिए आप सवाल यहीं पर ये सवाल बनता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश में किसका शासन स्वर्ण काल कहलाता है? तो मिहिर भोज प्रथम, यानी अपन कहते हैं राजा भोज हो गया या तो भोज याद भी हो जाएगा, मिहिर भोज या भोज प्रथम। इसके काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई थी। देखिए ये ग्वालियर जो प्रशस्ति है
तो ग्वालियर प्रशस्ति में ही इनको आदिवरा कहा गया है। और ग्वालियर प्रशस्ति की रचना किसके समय हुई, यहाँ बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो ये भोज प्रथम के बारे में ही कहा गया है यहाँ पे। आगे देखिए आप, महेंद्र प्रथम। देखिए महेंद्र प्रथम का जो सवाल जो पूछा गया उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे यहाँ पे। देखिए अक्सर सवाल रिपीट बहुत होते हैं, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए। महेंद्र प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का जो शासन है उसके बारे में बात करते हैं। महेंद्र प्रथम मिहिर भोज का पुत्र था। तो किसका बेटा था, मिहिर भोज का पुत्र था, जो अभी हमने मिहिर भोज के बारे में पढ़ा प्रथम। अब देखिए महेंद्र प्रथम की जो उपाधियां देखिए कि क्या क्या इनकी उपाधियां हैं। ये उपाधियां देखिए आप, परम भठारक, परम भागवत, महाराज धीराज, परमेश्वर आदि की उपाधि धारण की थी। किसने, महेंद्र प्रथम ने। राजशेखर राजकवि व गुरु था। देखिए दोस्तों ये सवाल पहले पूछा जा चुका है, ये फिर से सवाल पूछा जाने वाला सवाल है, क्योंकि राजशेखर एक बहुत बड़ा कवि हुआ था। तो ऐसे सवाल पूछा गया था कि महेंद्र प्रथम का राजकवि व गुरु कौन था, या फिर अब की बार सवाल घुमा करके पूछ सकते हैं कि राजशेखर राजकवि व गुरु किस गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक का था। तो ये देखिए राजशेखर इसका राजकवि था, महेंद्र प्रथम का था। और राजशेखर ने जो पुस्तकें लिखी उनके बारे में अपन देखते हैं कि राजशेखर ने रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल तिलक, निर्भय राज, निर्भय नरेश आदि की विरुद्ध का कहते हैं उपाधि, इन्होंने उपाधियों से सम्मानित किया गया था। यानी राजशेखर ने महेंद्र प्रथम को किस प्रकार की उपाधियों से संबोधित किया, रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल तिलक, निर्भय राज डरने वाला नहीं है, निर्भय नरेश जो नरेंद्र जो डरने वाला नरेंद्र नहीं, आदि विरुद्ध यानी उपाधियों से संबोधित किया गया। यहाँ देखिए आप राजशेखर की रचनाएं, राजशेखर की रचनाएं देखिए, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, प्रचंड पांडव। इसमें से आप ये देखिए दोनों पुस्तकें, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, ये बहुत ही चर्चित रहती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत फेमस है ये। फिर देखिए आप महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम के बारे में देखिए आप, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक महिपाल प्रथम। यह राजशेखर महिपाल प्रथम का राजकवि था। देखिए महेंद्र प्रथम का भी था, लेकिन जो पहले एग्जाम में पूछा गया है वो महेंद्र प्रथम का ही पूछा गया है। तो यदि विकल्प में महेंद्र प्रथम नहीं हो तब आपको महिपाल प्रथम करना है, और यदि दोनों ही विकल्प में हो, दोनों कौन से, जैसे यहाँ महेंद्र प्रथम हो और साथ में महिपाल प्रथम भी हो, तो आप पहले महेंद्र ही करना है, क्योंकि पहले वो सवाल पूछा जा चुका है। कौन सा सवाल, कि राजशेखर किसका राजकवि था, ऐसे में महेंद्र प्रथम को ज़्यादा वरीयता देना है। राजशेखर ने महिपाल प्रथम को रघुकुल मुकुटमणि की संज्ञा दी और उसे आर्यावर्त का, देखिए महाराज धीराज बताया था, आर्यावर्त का महाराज धीराज बताया था। राजशेखर अपने ग्रंथ देखिए प्रचंड पांडव में महिपाल की विजेताओं का उल्लेख और वर्णन किया है। महिपाल की प्रथम की विजेताओं का उल्लेख किसने किया, राजशेखर ने किया। इसके समय में अरबी यात्री, अरब देश से एक यात्री आया था जिसका नाम था अल मसूदी। ये सवाल दोस्तों फिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि अल मसूदी था वो किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय आया था, महिपाल प्रथम के समय आया था, जिसका नाम क्या था, अल मसूदी। यहाँ देखिए आप देवपाल, अपन बात करते हैं देवपाल की। इनकी देख उपाधियाँ देखिए कोई खास उपलब्धियाँ नहीं है, विरुद्ध देखिए इनकी उपाधियाँ, परम भट्टारक, महाराज धीराज और परमेश्वर, ये इनकी उपाधियाँ हैं। और अंतिम गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के बारे में हम बात करते हैं। अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक के बारे में देखिए, ये सवाल दोस्तों आरपीएससी के अंदर पूछा जा चुका, पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग में ये सवाल पूछा जा चुका है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था। यहाँ देखिए आपको ध्यान रखना दोस्तों, यशपाल, यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। ये सवाल ये पहले पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये गुर्जर प्रतिहार वंश एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और
दोस्तों यदि आपने अब तक वीडियो जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर लिंक को प्रेस कीजिए। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें। साथ ही आप यदि पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।